जितनी भी जानकारियां अभी तक उपलब्ध है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि हमने जितने भी लोगों को यह कहते हुए सुना है कि यह माइक्रोसॉफ्ट ही था जिसने कंप्यूटर के लिए ग्राफिक्स बनाए, जिनको आइकॉन्स कहा गया, और इन्हीं आइकॉन्स की वजह से हमारा काम काफी आसान हो गया, क्योंकि हमें करना सिर्फ यह होता था कि किसी भी एक आइकन को इस्तेमाल करने के लिए उस पर डबल क्लिक करना होता था और उस आइकन से संबंधित प्रोग्राम खुल जाता था। और इन सब का श्रेय माइक्रोसॉफ्ट के पास था, और यही हमारी अभी तक की जानकारी है। इन आइकॉन्स को इस्तेमाल करने के लिए हमें एक छोटी मशीन की जरूरत पड़ती है जिसे हम माउस कहते हैं। यह माउस कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है और हमें एक छोटे तीर का निशान अपने कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देता है, और इस तीर के निशान को आइकन के ऊपर डबल क्लिक करके इनसे जुड़े प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि आज बिना तारों के माउस भी आ गए हैं, लेकिन जब यह माउस नामक मशीन बनी थी तब इसका नाम माउस इसीलिए रखा गया क्योंकि यह एक छोटे चूहे की तरह दिखती थी और इसके पीछे की जो तार होती थी वह तार चूहे की पूंछ की तरह लगती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस माउस का आविष्कार माइक्रोसॉफ्ट के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के आविष्कार से भी कई साल पहले का है। नवंबर 1970 जब डगलस एंजेलबार्ट ने माउस का आविष्कार किया था, तब वह स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते थे जो कैलिफोर्निया में मेनलो पार्क में स्थित है। 1945 की गर्मियां जब खत्म हुई, उस समय एंजेलबार्ट की उम्र 20 वर्ष थी और तभी से उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान को खोजना शुरू कर दिया था। उस समय वह एक रडार टेक्नीशियन के तौर पर फिलीपींस में यूएस नेवी के साथ काम कर रहे थे और लड़ाई के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपने घर पहुंच सके। इसी दौरान एक बार वे लाइती के टापू पर खड़े हुए थे और वहां पर अपने जहाज के आने का इंतजार कर रहे थे, और इसी बीच अपना खाली समय व्यतीत करने के लिए उन्होंने रेड क्रॉस की लाइब्रेरी में जाने का सोचा। और यहीं पर कुछ ऐसा हुआ जो विज्ञान में एक इतिहास बना और जिसने एंजेलबार्ट की जिंदगी को बदल कर रख दिया। यह वह समय था जब कंप्यूटर्स का इस्तेमाल केवल बड़ी गणनाओं को करने में किया जाता था, और एंजेलबार्ट कुछ ऐसा सोचते थे कि इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर को भी हम इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि बड़े कंप्यूटर्स को गणनाओं को करने में इस्तेमाल किया जाता है। इस आइडिया के साथ एंजेलबार्ट ने अपने और भी विचार रखे और बाद में उनके विचारों की एक किताब टूल्स फॉर थॉट प्रकाशित हुई। इस किताब को हार्वर्ड रेन गोल्ड ने लिखा था। उनके अनुसार एंजेलबार्ट के विचार कुछ इस तरह के थे। जब मैंने पहली बार कंप्यूटर्स के बारे में सुना, तब मैंने अपने रेडार के अनुभव से यह समझा कि अगर यह मशीन पंच कार्ड के ऊपर जानकारियों को दिखा सकती है तो पेपर के ऊपर जानकारियां प्रिंट भी कर सकती है, और अगर ऐसा करना संभव है तो यह किसी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जानकारियों को किसी भी आकार में भी बना सकती है। युद्ध समाप्त होने के बाद एंजेलबार्ट ने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की और कैलिफोर्निया की AMES लेबोरेटरी में काम करना शुरू किया। यहाँ पर उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए जिसमें ज्यादातर नेशनल एडवाइजरी कमेटी के लिए बनाए गए थे। उस समय नेशनल एडवाइजरी कमेटी एरोनॉटिक्स के ऊपर काम कर रही थी, लेकिन बाद में यह एक सरकारी विभाग में बदल गया जो एरोस्पेस फील्ड के ऊपर काम करता था और जिसके साथ बाद में नासा का भी नाम जुड़ गया। 1951 में एंजेलबार्ट ने AMES लेबोरेटरी को छोड़ दिया और वह बर्कले यूनिवर्सिटीज के साथ काम करने में व्यस्त हो गए, लेकिन यहाँ पर उनके विचारों को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया क्योंकि वहाँ पर लोग पुराने कैलकुलेटर के ऊपर ही काम किया करते थे। यह वह समय था जब कंप्यूटर्स को लोगों को सीधे तौर पर उपयोग करने के लिए नहीं दिया जाता था,
उस समय प्रोग्रामर का काम वहां पर केवल इतना होता था कि उन्हें जानकारियों को पंच कार्ड के ऊपर प्रिंट करवाना है और परिणाम को रिकॉर्ड करके रखना है। ऐसा विचार लाना कि कंप्यूटर को हम गणना से ज्यादा भी बहुत हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तरीके के पागलपन से ज्यादा और कुछ नहीं था। बर्कले यूनिवर्सिटी में अपनी पीएचडी समाप्त करने के बाद एंजेलबार्ट ने एक नई नौकरी के लिए भी आवेदन किया। वह थी पालो आल्टो की एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। हालांकि इंटरव्यू देने के बाद जब वह घर आ रहे थे तो उन्होंने बार्ने ओलिवर से बात की, जो उस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में रिसर्च और डेवलपमेंट के प्रमुख थे। एंजेलबार्ट ने कहा कि मैं बस यह बताना चाहता था कि मैं कंप्यूटर्स का भविष्य डिजिटल टेक्नोलॉजी में देखता हूं। लेकिन बार्ने ने जवाब दिया कि उनके पास ऐसा कोई प्लान नहीं है कि वह कंप्यूटर्स के ऊपर ज्यादा काम करें। और इस तरह से यहां भी एंजेलबार्ट को निराशा ही हाथ लगी। कुछ सालों के बाद विलियम ह्यूलेट और डेविड पैकर्ड नाम के दो इंजीनियरों ने ह्यूलेट पैकर्ड नाम की एक कंपनी बनाई, जिसका उद्देश्य था पूरे विश्व में कंप्यूटर बनाकर सप्लाई करना। जब वे एंजेलबार्ट से मिले तब भी विलियम और पैकर्ड के दिमाग में कंप्यूटर को लेकर भविष्य का कोई प्लान नहीं था और वह सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आगे बढ़ना चाह रहे थे। उनका पहला व्यावसायिक प्रोडक्ट एक ऑडियो ऑसिलेटर था, जो कि ह्यूलेट ने एक यूनिवर्सिटी छात्र के तौर पर बनाया था। इस मशीन के आने से पहले शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के पास लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल बनाने के लिए कोई जरिया नहीं था। उन्हीं का एक ग्राहक तब वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज हुआ करता था, जिसने फैंटासिया फिल्म के साउंड ट्रैक के लिए 8 ऑसिलेटर का इस्तेमाल किया था। 1957 में एंजेलबार्ट को स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से एक अवसर मिला। वहां जाने के बाद उन्होंने ऑगमेंटेशन रिसर्च सेंटर को अपनी शोध को आगे बढ़ाने के लिए राजी किया। एंजेलबार्ट एक इकलौते ऐसे वैज्ञानिक थे जो इस तरीके की तकनीक के ऊपर काम कर रहे थे, और पहली बार उनको ऐसा मौका मिला कि वह अपने सिद्धांत के ऊपर प्रयोग कर सकें, ताकि वह यह देख सकें कि किस तरह से एक कैलकुलेटर किसी इंसान के साथ मिलकर काम करता है। यहीं पर एंजेलबार्ट ने एक बार कहा था कि यही एक ऐसी नौकरी है जहां पर मुझे किसी के भी साथ अपने विचारों को साझा नहीं करना है। और अपने विचारों को प्रकाशित करते हुए उन्होंने 1962 में एक लेख लिखा, जो 1963 में छपकर बाहर आया। 5 साल तक उन्होंने स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट में काम किया था, और उस काम में इन्होंने इंसानों और कंप्यूटर के बीच किस तरह के विषय हो सकते हैं इसके बारे में बताया था। इस पूरे लेख को इन्होंने ए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर द ऑगमेंटेशन ऑफ मैन्स इंटेलेक्ट के नाम से छापा था। दुर्भाग्य से उस समय इस आर्टिकल को ज्यादातर वैज्ञानिकों ने पढ़ा ही नहीं, लेकिन 2 ऐसे शोधकर्ता थे जिन्होंने इस आर्टिकल को पढ़ा। वे थे जोसेफ लिक्लीडेर और रॉबर्ट बॉब टेलर। उस समय की एक बहुत ही बुद्धिमान एजेंसी आरपा, जो कैलकुलेटर और इंटरनेट के विकास के लिए लोगों को नौकरियां देती थी। 9 दिसंबर 1968 जब ऑगमेंटेशन रिसर्च सेंटर का काम पहचाना गया, सैन फ्रांसिस्को सिविक ऑडिटोरियम के अंदर बहुत से कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और ऐसे प्रोफेशनल्स थे जो वहां पर फॉल जॉइंट कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। वहां पर उनके सामने कंप्यूटर्स और इंसानों के बीच के रिश्ते को दिखाया गया। एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के जरिए एंजेलबार्ट ने पहली बार बताया कि किस तरह से हम कंप्यूटर के अंदर अलग अलग विंडो में काम कर सकते हैं और पूरे कंप्यूटर को एक माउस से कंट्रोल किया जा सकता है। और काम करने के साथ ही हम वीडियो कॉन्फ्रेंस, वर्ड प्रोसेसिंग या दूसरे कंप्यूटर के उपकरणों और प्रोग्राम का भी एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। 90 मिनट के इस प्रस्तुतिकरण के अंदर एंजेलबार्ट ने एक नई तकनीक की नींव रखी थी और यहीं से पर्सनल कंप्यूटर के युग का आरंभ हुआ था। जितने भी लोग सैन फ्रांसिस्को ऑडिटोरियम में थे, उन्होंने खड़े होकर एंजेलबार्ट के लिए काफी देर तक तालियां बजाईं और इस तरह से वह दिन आ गया
जब यह पता चला कि कंप्यूटर का इस्तेमाल गणना करने के अलावा भी बहुत से कामों में किया जा सकता है। 1970 की शुरुआत में फोटोकॉपी मशीन बनाने की अग्रणी कंपनी जेरोक्स ने कुछ नए तकनीकी प्रोडक्ट बनाए। कंपनी ने जुलाई 1, 1970 में पालो ऑल्टो रिसर्च सेंटर बनाया। यह अनुसंधान केंद्र एंजेलबार्ट के ऑफिस से कुछ ही मील की दूरी पर था और एंजेलबार्ट का ऑफिस भी स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में था। कुछ ही सालों के अंदर पालो ऑल्टो एक कंप्यूटर रिवॉल्यूशन का केंद्र बन के उभरा, जिसने बहुत सी कंपनियों को और शोध अनुसंधान केंद्रों को अपनी तरफ आकर्षित किया और बाद में इसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना गया। पालो ऑल्टो रिसर्च सेंटर बनाने के बाद अमेरिका में एक नया कानून बनाया गया, जिसमें कहा गया कि जनता के पैसों को शोध के लिए अब पहले से कम इस्तेमाल किया जाएगा। इस कानून के बनने के बाद इसका यह असर हुआ कि एंजेलबार्ट के अनुसंधान केंद्र से बहुत सारी प्रतिभाएं जेरोक्स में चली गईं। लेकिन एंजेलबार्ट का काम फिर भी बहुत से वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा स्रोत था। पालो ऑल्टो रिसर्च सेंटर मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के लिए एक तरीके का ऐसा केंद्र बन के उभरा जहां पर तकनीकों का नवीनीकरण हुआ और इन्होंने कुछ नई मशीनें भी बनाई, जैसे लेजर प्रिंटर, ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क, ग्राफिकल कंप्यूटर मैन इंटरैक्शन सिस्टम, और यहीं पर विंडोज और माउस के ऊपर काम करने वाली स्क्रीन भी बनाई गई, जिसको पहले स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट ने बनाया था। और इस तरह से हमें एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिला जहां पर हम आइकॉन्स और विंडोज में काम कर सकते थे। हम अपने कंप्यूटर को एक माउस के जरिए नियंत्रित कर सकते थे और वर्ड प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, ईमेल, ऑडियो प्रोसेसिंग जैसे कितने ही सॉफ्टवेयर जिनको हम ग्राफिक्स और माउस के इस्तेमाल से आसानी से नियंत्रित कर सकते थे। लेकिन यह सब 1973 में केवल उन लोगों के पास था जो PARC के शोध करने वाले कंप्यूटरों पर काम करते थे, और यह वो कंप्यूटर थे जिनको कभी आम आदमी को नहीं बेचा गया। हालांकि आज का कंप्यूटर 35 साल पहले ही बनाया जा चुका था, लेकिन तब भी जेरोक्स उस समय के तकनीकी अवसरों से फायदा नहीं ले सका। और इसी वजह से PARC के जो आविष्कार थे उनके ऊपर दूसरी कंपनियों ने काम किया और जेरोक्स के पहले उन मशीनों को बेचने के लिए बाजार में उतारा। उसी समय रॉबर्ट बॉब मेटकाफ उन्होंने 3Com नाम की एक कंपनी बनाई जो आज भी लोकल एरिया नेटवर्क के प्रोडक्ट बनाती है। 1979 में पालो ऑल्टो रिसर्च सेंटर में 24 साल के स्टीव जॉब्स आए। उस समय वह अपने दोस्त स्टीव वॉजनियक के साथ आए थे और उसी समय वह अपने कंप्यूटर क्लब में एप्पल 1 और एप्पल 2 नाम के पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे थे। उसके 5 साल के बाद दोनों फिर से उसी पार्क में आए और तब वह अपना एप्पल का मैकिन्टॉश पर्सनल कंप्यूटर साथ में लेकर आए, जिसके साथ एक माउस भी जुड़ा हुआ था, और इस तरह से उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम को इंसान के साथ जोड़ दिया था। और यह सब संभव हुआ केवल विज्ञान के कारण, और वह भी तब जब एंजेलबार्ट फिलीपींस के एक छोटे से टापू के ऊपर एक बैम्बू की बनी हुई लाइब्रेरी में कुछ किताबें पढ़ रहे थे।